तो हेलो गाइज, मैं मंजू। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में। तो कल हमने लेसन किया था 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का संघवाद। तो कल हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो आज हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर है उसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैप का। ठीक है, जो मैप वो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हर एग्जाम में लगभग आता ही आता है। तो इसमें हम देखते हैं कि भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाइए: मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। तो हमें इन 5 राज्यों को इस मैप पे दर्शाना है। तो आइए तो पहले मणिपुर। तो जो मणिपुर है वो इंडिया मैप पे है, यहाँ जो ये है मणिपुर राज्य। और सेकंड आ जाता है गोवा, जो कि है यहाँ पे। ये जो छोटा सा राज्य है ये है गोवा। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है छत्तीसगढ़। तो ये है छत्तीसगढ़। और जो इसके बाद नेक्स्ट आता है वो हो गया सिक्किम। तो ये जो राज्य है छोटा सा ये है सिक्किम। तो ये 4 राज्य हैं जो मैप में हैं। तो ये मैप बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैप होना चाहिए सबके लिए रेडी। इसलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र हैं पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की स्थिति बताइए। मतलब जो भारत को छोड़कर जो 3 संघीय शासन व्यवस्था वाले जो राज्य या देश हैं उनके बारे में बताइए। तो भारत को छोड़कर और भी काफ़ी देश है जिसमें संघीय व्यवस्था अपनाई जाती है। तो आइए हम कुछ देशों पे प्रकाश डालते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें क्या है भारत की तरह ही संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। और जो सेकंड है वो है दक्षिणी अफ्रीका। जो दक्षिण अफ्रीका राज्य है उसमें वे भी जो संघीय शासन व्यवस्था है उसको अपनाया गया है। और जो तीसरा राज्य आता है वो आता है ऑस्ट्रेलिया। तो जो ऑस्ट्रेलिया उसके अंदर भी संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो इस प्रकार जो भारत के अलावा ये 3 राज्य है, इसके अंदर जो भारत में की तरह जो संघीय शासन व्यवस्था है वो उसको ही अपनाया गया है। तो आगे आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक, मतलब जो भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसके अंदर एक तो हमें बिल्कुल बेल्जियम की संघीय व्यवस्था से मिलती जुलती व्यवस्था देखनी है और ये एक बिल्कुल उसके अपोजिट व्यवस्था देखनी है। तो आइए देखते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता एक अलग विशेषता निम्नलिखित है। तो फर्स्ट है इसमें समान विशेषता, जो बिल्कुल बेल्जियम से मिलती जुलती है। भारत और बेल्जियम में दोनों देशों की संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बीच बंटवारा किया गया है। मतलब जो भारत है और बेल्जियम है दोनों के बीच जो शक्तियों को बंटवारा है वो केंद्र और राज्य के बीच समान तरीके से किया गया है। मतलब कोई भी अंतर नहीं है, केंद्र और राज्य के बीच बिल्कुल समान बंटवारा किया गया है शक्तियों का। दोनों देशों के संविधान में केंद्र और राज्य है, पर केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार के कार्य और शक्तियों का स्पष्ट वर्णन है। मतलब जो दोनों देशों का है वो जो दोनों देशों में जो शक्तियों को बंटवारा है उसका संविधान के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया गया है। और जो मतलब भारत से बिल्कुल अलग विशेषता है, जो बिल्कुल भिन्न विशेषता है वो बेल्जियम की है कि बेल्जियम का संविधान भारत के संविधान की अपेक्षा अधिक कठोर नहीं है। मतलब जो भारत का जो संविधान है वो बहुत अधिक कठोर संविधान है और जो बेल्जियम का जो संविधान है वो कठोर संविधान ना होके एक कोमल संविधान है। मतलब जो भारत में है वो भारत का सिद्धांत बहुत कठोर और एक लिखित संविधान है, जो कि बेल्जियम इसके बिल्कुल अपोजिट एक कोमल और मतलब मुलायम संविधान है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या मुख्य अंतर है, इसके उदाहरण। मतलब जो संघीय और एकात्मक व्यवस्था है उसके अंदर क्या
जो है मतलब अंतर है। तो आइए पढ़ते हैं। तो मतलब जो संघवाद है उसे दो रूप में बांटा गया, एक संघात्मक और एक एकात्मक। जो संघात्मक शासन व्यवस्था है और एक है एकात्मक शासन व्यवस्था। जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें दो स्तरों की सरकारें होती है, एक केंद्र और एक राज्य। जो संघात्मक है उसमें एक तो केंद्र स्तर की सरकार होती है और दूसरी होती है राज्य स्तर की सरकार। और जो मतलब एकात्मक शासन है उसके अंदर सिर्फ एक स्तर की ही सरकार होती है, जो केवल केंद्र सरकार होती है। ठीक है, मतलब इसमें तो दोनों में शक्तियों का समान बंटवारा किया जाता है और जो एकात्मक शासन व्यवस्था है उसमें सिर्फ सारी शक्तियां केंद्र के हाथों में होती है और बाकी सारी केंद्र के अधीन होकर कार्य करती है। तो आइए हम पढ़ते हैं इसके अंदर क्वेश्चन में क्या है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में शासन के 2 या 3 स्तर पाए जाते हैं। तो वही बात, जो संविधान की संघीय व्यवस्था है उसके अंदर शासन के 2 या 3 स्तर पाए जाते हैं। 3 या 2 स्तर कौन से? केंद्र, राज्य और स्थानीय। केंद्रीय स्तर पर जो सरकार होती है वो केंद्रीय स्तर पर जो सरकार कार्य करती है, जो मतलब पूरे देश के लिए, वो होती है केंद्र स्तर पर। ठीक है, जो केंद्रीय स्तर की सरकार होती है उस पे केंद्र सरकार काम करती है। और जो राज्य स्तर की सरकार होती है, मतलब जो एक राज्य या मतलब जो एक प्रांत पर अपना कार्य करती है, वो क्या होती है? राज्य स्तर। और जो तीसरी स्थानीय स्तर की सरकारें होती है वो मतलब स्थानीय स्वशासन व्यवस्थाएं चलाती है। जैसे गांव में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा हो गया, छोटे शहर में नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद, ये सब हो गया। ये जो होता है स्थानीय स्वशासन, जो स्थानीय स्तर की सरकार है उसके अंतर्गत आता है। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत पूरे देश में एक ही सरकार का शासन चलता है। और जो एकात्मक शासन व्यवस्था है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। तो उसके अंदर जो सारा मतलब पूरे देश में एक ही सरकार का शासन चलता है, मतलब पूरे देश के अंदर है जो सिर्फ एक केंद्र सरकार का ही शासन चलता है, इसमें कोई दूसरी सरकार नहीं होती। और जो बाकी सारी सरकारें हैं वो सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन रह के ही कार्य करती है। उदाहरण, भारत एक संघीय शासन वाला देश है। केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार, राज्य स्तर पर 28 राज्य सरकारें और स्थानीय स्तर पर पंचायती और शहरी राज्य संस्थाएं कार्यरत है। मतलब जो भारतीय है वो एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है, जहाँ पर केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार है, जो मतलब 29 राज्यों की जो है वो एक राज्य सरकार है, 28 राज्यों की जो एक केंद्र सरकार है। और स्थानीय स्तर पर पंचायती हो गई, शहरों या राज्य संस्थाओं में कार्यरत है, जैसे नगर पालिका, नगर निगम हो गया, ग्राम पंचायत होगी, नगर पालिका होगी जैसे। जबकि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में एकात्मक शासन व्यवस्था है। इसके अपोजिट जो हमारा पड़ोसी देश है जो नेपाल है, उसके अंदर बिल्कुल अपोजिट मतलब एकात्मक शासन पाया जाता है और वहाँ सरकार का एक ही स्तर पाया जाता है। और वहाँ सिर्फ सरकार का एक ही स्तर जो है वो पाया जाता है या कार्य करता है, जो सिर्फ केंद्र सरकार है वो कार्य करता है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर। जो मतलब 1992 में जो संविधान में संशोधन हुआ था उसके बाद स्थानीय शासन के 2 अंतर कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित है। तो पहला अंतर है 1992 से पहले भारत में 2 स्तरीय संघीय शासन व्यवस्था थी। मतलब जो भारत में 1992 में जो संविधान हुआ था उससे पहले भारत में 2 मतलब जो सरकारें थी, एक केंद्र सरकार हो गई और एक हो गई राज्य सरकार। लेकिन 1992 के बाद मतलब जो संशोधन हो उसके बाद एक त्रिस्तरीय सरकार हो और आगे जिसे कहते हैं स्थानीय सरकार। ठीक है, अंततः स्थानीय शासन को शासन का रूप बना दिया गया। मतलब जो तीसरे स्तर की स्थानीय शासन की जो सरकार आई थी उसे भी शासन का एक अंग बना दिया गया। तो सेकंड है इसमें 1992 से पहले स्थानीय शासन संस्थाओं के चुनाव समय पर करवाना अनिवार्य नहीं था। मतलब जो 1992 जो संविधान संशोधन से पहले था, जो चुनाव सही तरीके से या नियमित रूप से या समय पर नहीं करवाए जाते थे, मतलब आगे पीछे होते रहते थे। लेकिन 1992 में जब संविधान में संशोधन हुआ तो उसके बाद जो चुनाव था वो समय समय पर करवाना अनिवार्य हो गया। तो 1900 संविधान में संशोधन में ये अंतर थे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरें। तो आइए, चूंकि अमेरिका है एक मतलब संघात्मक, अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है।
ठीक है। अमेरिका है वो एक संघात्मक तरह का संघ है, इसलिए वहाँ सभी इकाइयों के समान अधिकार है। जो अमेरिका है वो एक संघात्मक शासन वाला प्रदेश है और वहाँ पे सभी इकाइयों को समान अधिकार प्राप्त है, कोई किसी को भी कम या ज्यादा अधिकार प्राप्त नहीं है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत शक्तिशाली है। जो संघीय सरकार है उसके जो संघीय सरकार है उसके मुकाबले में या जो प्रांत हो गए या राज्य हो गए वो अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन भारत की संघीय प्रणाली एक तंत्रीय संघ की है। जो भारत की जो शासनीय प्रणाली है या संघीय प्रणाली है वो एक तंत्रीय संघ की है, संघ की है, और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। मतलब जो भारत में संघीय प्रणाली है उसमें मतलब जो कई जो राज्य है उनको अनेक अलग राज्यों से कई थोड़ी शक्तियां ज्यादा प्राप्त है, और जो अमेरिका है वहां पे सभी लगभग सभी प्रांतों को समान शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की भाषा नीति। जो भारत की भाषा नीति पर 3 प्रतिक्रियाएं दी गई है, इससे आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क दीजिए। जो मतलब ये 3 है, इन्होंने भारत की भाषा नीति पर अपनी 3 प्रतिक्रिया दी है। देखते हैं कौन कौन सी प्रतिक्रिया दी है। संगीता, प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर दिया है। जो प्रमुख भाषा है उसको समाहित करने की जो नीति थी उसने जो राष्ट्रीय एकता है उसको भी क्या कर दिया है, मजबूत कर दिया है। और अरमान द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी गई है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बांट दिया है। मतलब जो भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन होता है, मतलब हर भाषा के लिए अलग अलग राज्यों का गठन होता है, उसने मतलब देश को बांट दिया है। हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति संचेत हो गए हैं। तो इसी कारण से हम अपनी जो भाषा है मतलब अपनी बोली है उसके प्रति मतलब अधिक सतर्क या सचेत हो गए हैं। तो आगे तीसरी प्रतिक्रिया है हरीश की, इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है। मतलब इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व, मतलब जो यह नीति है भाषा की नीति, इसने अन्य भाषाओं पर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत किया है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। उत्तर इसमें है उपयुक्त 3 प्रतिक्रियाओं में से संगीता की इस प्रतिक्रिया के साथ पूर्णतः सहमत हूं। मतलब जो संगीता की जो प्रतिक्रिया है कि प्रमुख भाषाओं को समाहित करने के लिए राष्ट्रीय एकता है वो मजबूत, जो प्रमुख भाषा है उसको समाहित किया जिससे हमारे देश की राष्ट्रीय एकता क्या हो गई है, मजबूत हो गई है। भारत में पहले हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। मतलब भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का तो दर्जा दिया नहीं गया। तो जो भारत है उसमें जो हिंदी है उसको सिर्फ राजभाषा का दर्जा दिया गया है। मतलब कोई कामकाज या कुछ भी हो तो वहाँ पे सिर्फ हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाओं को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। जो मतलब हिंदी के समेत जो 21 भाषाएं थी उनको भारत संविधान में 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। जो भारत है, भारत सरकार किसी भी राज्य सरकार पर हिंदी भाषा का प्रयोग थोप नहीं सकती। भारत सरकार है वो अपना मतलब हिंदी भाषा का प्रयोग किसी भी राज्य पर थोप नहीं सकती। जो राज्य चाहेगा वो अपनी भाषा का प्रयोग करेगा। भारत के संविधान में सभी भाषाओं को समान दिया गया है, इससे देश की राष्ट्रीय एकता और मजबूत हो गई है। जो मतलब भारत में जो 121 भाषाएं पाई जाती है उन्होंने सारी भाषाओं को मतलब समान अधिकार दिया है। किसी भी एक भाषा को ज्यादा नहीं समझा और किसी भी एक भाषा को कम नहीं समझा। इससे जो भारत की एकता है वो मजबूत हो गई है। तो आगे एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है भारत की राजभाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी के अतिरिक्त जो 21 भाषाएं हैं उन्हें अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा भी दे सकता है और इसको उम्मीदवार के विकल्प के रूप में चुने। तो बेशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुन भी सकते हैं। मतलब जो 21 भाषाएं हैं, जो भारतीय अनुसूची में जो 21 भाषाएं दर्ज की गई उनमें से कोई उम्मीदवार किसी भी भाषा में कोई भी परीक्षा या दे सकता है। और तो ये है इस क्वेश्चन में। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय सरकार की एक विशिष्टता। तो जो संघीय सरकार है उसकी एक विशिष्टता क्या है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को दे देती है। मतलब जो राष्ट्रीय सरकार है वो अपने कुछ अधिकारों को प्रांतीय सरकारों को दे देती है, या फिर अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांट दिया जाता है। जो अधिकार है वो या कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर विधायपालिका के बीच बांट दिए जाते हैं, या फिर निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च
प्रयोग करते हैं। जो मतलब जो निर्वाचित जो पदाधिकारी होते हैं या जो भी होते हैं वो सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। और लास्ट है इसमें सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बांट दी जाती है। मतलब जो संघीय सरकार की एक विशिष्टता है वो ये है कि सरकार की शक्तियां शासन के विभिन्न स्तरों के बीच, मतलब जो सरकार की शक्ति है वो शासन के विभिन्न स्तरों के बीच है जो बांट दी जाती है। केंद्र सरकार को अपनी शक्तियां प्राप्त है, राज्य सरकार को अपनी शक्तियां प्राप्त है और जो स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं उनको अपनी शक्तियां प्राप्त है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा सरकार की शक्तियां विभिन्न स्तरों के बीच बांट दी जाती है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान। जो भारतीय संविधान है उसमें विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। तो हमने देखा है कि भारतीय संविधान में है जो 3 सूचियां हैं, एक राज्य, दूसरी एक केंद्र, एक राज्य और तीसरी है समवर्ती सूची। तो इन तीनों सूचियों के अपने अपने विषय हैं। तो आइए आज हम देखते हैं उन सूची के विषयों को। नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची वाले समूहों में लिखिए। तो जो संघीय जो मतलब पूरे देश के विषय होते हैं, जो राष्ट्रीय एकता के विषय या महत्व के विषय होते हैं, उसे तो हम संघ सूची में रखते हैं। तो इसमें से जो है रक्षा वो तो है संघ सूची का विषय, ठीक है। और जो बैंकिंग है वो भी हमारे मतलब पूरे देश का ही विषय, इसलिए इसे भी संघीय सूची में रखा जाएगा। तो इसके बाद है संचार। जो संचार है वो भी पूरे देश का ही विषय है, तो इसे भी सूची में ही रखा जाएगा। तो नेक्स्ट है राज्य सूची की हम बात करते हैं। तो राज्य सूची में वो विषय होते हैं जो सिर्फ राज्य स्तर के हो या किसी एक प्रांत के ही विषय हो तो उसे राज्य सूची में दर्ज दिया गया। और राज्य सूची में सिर्फ कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को ही होता है। जो राज्य सूची में विषय आते हैं वो आ जाते हैं पुलिस हो गया या कृषि हो गया, व्यापार हो गया। तो ये जो सारे विषय हैं ये राज्य सूची में आते हैं। तो लास्ट जो रहती है वो है समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची के विषय हैं वो हो जाएगा जैसे शिक्षा हो गई, वन हो गया, विवाह हो गया या तलाक हो गया। ये सारे विषय लगभग समवर्ती सूची के विषय हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्तस्थान। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तर हैं और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र को जोड़ दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ सही मेल वाला नहीं है? तो जो राज्य सरकार है, जो राज्य सरकार के विषय वो तो राज्य सूची में है, ये सही है। तो जो केंद्र सरकार के जो मतलब जो केंद्र सरकार के या केंद्रीय स्तर के जो सारे विषय आते हैं वो संघीय सूची में आते हैं, ये भी ठीक है। और जो केंद्र और राज्य सरकार जो मतलब केंद्र और राज्य सरकार है दोनों के मिक्स जो विषय आते हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं। मतलब जो समवर्ती सूची में विषय है उसमें केंद्र और जो केंद्र और राज्य सरकार है वो दोनों ही कानून बना सकती है, कि कोई भी एक नहीं, इसमें दोनों सरकारें ही कानून बना सकती है। और जो तीसरा आ जाता है जो स्थानीय सरकार, वो अपशिष्ट अधिकार। तो ये है रॉन्ग। जो स्थानीय सरकार है उसमें अपशिष्ट अधिकार नहीं होते। तो आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सूची ए और सूची ब में मेल ढूंढे और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुने। तो अब ये है, देखते हैं ये सही सूची। तो फर्स्ट है भारतीय संघ, सेकंड है राज्य, थर्ड है नगर निगम और फोर्थ है ग्राम पंचायत। तो जो ग्राम पंचायत होता है उसमें मतलब कौन है जो ग्राम पंचायत है, जो ग्राम पंचायत का मतलब कार्य वगैरह संभालता है, तो वो है सरपंच। तो ग्राम पंचायत का हो जाएगा सरपंच। और जो नगर निगम है उसके पद होते हैं वो मेयर। नगर निगम के जो मतलब मेन होते हैं वो होते हैं मेयर। और जो राज्य में कार्य करते हैं वो होते हैं राज्यपाल। और भारतीय संघ में जो है वो है प्रधानमंत्री। जो भारतीय संघ के प्रधान है वो है प्रधानमंत्री। ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन बयानों पर गौर करें। तो आइए कुछ बयान है जिन पर हम गौर करते हैं। तो देखो, संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। जो मतलब संघीय व्यवस्था में संघ और जो प्रांत के अधिकार है वो स्पष्ट रूप से होते हैं, ये सही है बात।
होते ही हैं, दोनों सरकारों के अपने अपने अधिकार होते हैं। भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज किए गए। जो भारत है वो एक संघ है जिसमें केंद्र और राज्य अधिकारों को संविधान में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है संविधान में, और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। और जो मतलब राज्य सरकार के जो विषय उस पर राज्य सरकार का अधिकार है, और जो केंद्र सरकार के विषय उस पर केंद्र सरकार का अधिकार है। और जो श्रीलंका में जो संघीय व्यवस्था, श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि इसे प्रांतों में बांट दिया गया है, तो ये रॉन्ग है। जो श्रीलंका है उसमें संघीय व्यवस्था नहीं है। जो श्रीलंका देश है उसमें एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो आगे फोर्थ है, भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन इकाइयों में बांट दिए गए। तो ऊपर दिए गए बयानों में से कौन सा बयान सही है? तो जो ए है, संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय है, तो ये भी सही है क्योंकि जो प्रांतीय और जो संघ सरकार के जो अधिकार है वो स्पष्ट रूप से है। और जो भारत है वो एक संघ भी है और उसमें केंद्र और राज्य सरकारों को अपने अपने अधिकार प्राप्त भी हैं और वो अपने अपने अधिकारों में स्वतंत्र भी है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।